हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। दोस्तों, आज यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन को, उसके बाद जो है अपनी बात को हम आगे रखते रहेंगे बीच बीच में। जैसे भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है पूछा है कि भाषा शिक्षण की जो पद्धति जो है यह कौन सी नहीं है। तो यह एक जो है किंडरगार्टन, और एक है मॉन्टेसरी, और एक है डेक्राली है, एक है अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए, सबसे पहले इस सभी पॉइंट को आप पहले समझिए। जो किंडरगार्टन जो है प्रणाली है, यह एक प्रकार का शिक्षण जो भाषा शिक्षण से संबंधित है। यह भाषा शिक्षण में ये किसने दिया था? इसने फ्रोबेल महोदय ने दिया था। किसने? फ्रोबेल महोदय ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वह एक जो है पुष्प की तरह होते हैं। इसमें जो है यानी कि किंडरगार्टन जो है प्रणाली फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था। यानी कि जो बच्चों का बगीचा जिसे कहते थे, यानी कि जो बच्चा होता है वह है एक जो है पुष्प के समान होना चाहिए। जो शिक्षक होता है एक माली के समान होना चाहिए। उस जो है निर्णय में इन्होंने यह बताया था कि जो है बालवाड़ी पद्धति इसको भी कहते हैं, जो किंडरगार्टन पद्धति होती है। और एक जो है मॉन्टेसरी पद्धति जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं, यह इटली के रहने वाले थे। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इनका पूरा नाम। यह एक मनोवैज्ञानिक जो है सिद्धांत के आधार पर अपना प्रयोग करते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनको जो है खेल के माध्यम से, यानी खेल के माध्यम से अगर हम शिक्षा देते हैं तो अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। तो यानी कि इनके आधार पर देखा जाए तो ये मारिया मॉन्टेसरी जो है बच्चों के आधार पर, ये स्कूल बच्चों के आधार पर जो है एजुकेशन बताती हैं। डेक्राली पद्धति यह भी एक प्रकार की जो है भाषा शिक्षा प्रणाली है। इसमें मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको किस तरह से भाषा दी जानी चाहिए, जैसे कि 4 से लेकर 19 वर्षों तक के जो बच्चों हैं उनको किस तरह से शिक्षण को पढ़ाना चाहिए, यानी कि भाषा को किस प्रकार उनको ज्ञान देना चाहिए, यह इससे संबंधित है। जबकि अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली यह एक प्रकार के अधिगम से संबंधित है, यानी कि जो बच्चों का अधिगम है, उनको कैसे सीखना है, कैसे सिखाने की प्रक्रिया होती है, उस वह अधिगम है। तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है कि ए और बी और सी जो है आपका जो है भाषा शिक्षण से संबंधित है। जबकि यहाँ पे आपका डी वाला जो है अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये अधिगम से संबंधित है। किससे? अधिगम से संबंधित है। तो इसलिए आपका जो है नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है, तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर जो है डी वाला होगा। तो दोस्तों, आपको जो है इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करते रहेंगे हर क्वेश्चन में, और आप जो है इस वीडियो में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आगे वाले जो है प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आगे जो है बताते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह मानना है। देखिए, यह जो है मानना कि जो बालक होता है उसको प्रारंभिक जो एजुकेशन देना चाहिए वो किस प्रकार की शिक्षा में देना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर बालक कहीं का है, उसको अगर हिंदी का नॉलेज है, अगर आप उसको अंग्रेजी में एजुकेशन देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब जो है मातृभाषा का मतलब क्या हुआ? जो उसकी मातृभाषा है, जो वह सीखा हुआ भाषा है, उस एजुकेशन में अगर आप उसको शिक्षा देते हैं तो वह जल्दी सीख जाता है। मान लीजिए अगर जो है उसके क्षेत्रीय भाषा में अगर आप उसको एजुकेशन में बताते हैं तो वह जल्दी समझ जाता है। तो इसको यह किसके मानने के अनुसार है? यह महात्मा गांधी के अनुसार है। अभी हमने बताया था कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है यह स्कूल के आधारित पर बच्चों के लिए है, खेल के माध्यम से शिक्षा के बारे में। और फ्रोबेल के अनुसार हमने बताया कि ये जो है बच्चों को बगीचा यानी किंडरगार्टन जो है अध्यापक को माली और बच्चों को जो है एक पुष्प के समान समझना चाहिए। यह जो है बालवाड़ी जो है प्रणाली की जो है समर्थक हैं। और किलपैट्रिक जो है, देखिए इसको आपको डिस्कस कर दें। जो किलपैट्रिक है, जिसे हम प्रोजेक्ट प्रणाली या प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। किलपैट्रिक जो है यह जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो है प्रोजेक्ट प्रणाली की जो विधि दी थी कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है एक प्रोजेक्ट के रूप में, यानी कि कुछ भाग में उनको एजुकेशन देना चाहिए जो प्रोजेक्ट के रूप में उनको काम करे। इस प्रकार के इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि जो फूल पत्ती कटिंग ये सभी देना चाहिए, जैसे कि उनको कैसे कैसे कार्य कराने चाहिए, उनको खेलने में रुचि, उनको और सभी जो कार्य करने चाहिए उनको इस प्रकार जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर दिया जाएगा तो ये आसानी से सीख सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो गया यह महात्मा गांधी के अनुसार है। जो है प्रारंभिक मातृभाषा की जो एजुकेशन है वह किसके अनुसार है? महात्मा गांधी के अनुसार है। महात्मा गांधी ने और भी एक जो बात कही थी, जो इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा होती है, यानी कि जो
शिक्षा है वह एक बुनियादी प्रणाली है, उसको जो है यह जो है महात्मा गांधी के अनुसार है। तो अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है कि तीसरा है कि व्याकरण शिक्षण के जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि यहाँ पर नहीं वाले शब्द में आपको जो है विशेष ध्यान देना है कि क्या नहीं है। देखिए आगमन प्रणाली एक व्याकरण पे आधारित जो है एजुकेशन है, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को आप अगर कोई एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई भी पहले उदाहरण अगर आप देते हैं, उदाहरण अगर आपने दे दिया, उदाहरण दे के उसको अगर समझाते हैं तो यह एक आगमन प्रणाली की जो है यानी कि यह व्याकरण शिक्षण के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक, अगला है कि निगमन प्रणाली, जो बी वाला ऑप्शन है निगमन। अगर आप किसी बालक को पहले नियम बताते हैं, नियम बताने के बाद उसको उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने के बाद उसके सारे सारांश को आप डिस्कस कराते हैं, तो यह निगमन प्रणाली। आप देखिए सबसे बढ़िया आपको याद करने का तरीका कौन सा है, निगमन मतलब नियम, जो निगमन मतलब नियम प्रणाली को निगमन कहेंगे, उसके बाद बचा हुआ जो है आगमन प्रणाली है उसके उदाहरण करेंगे, यानी कि निगमन का उल्टा जो है कि आगमन होगा, आगमन का उल्टा जो है निगमन होगा। यह देखिए अव्याकृति प्रणाली एक प्रकार की यह भी व्याकरण प्रणाली है, यानी कि व्याकरण से इसको जो है किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए इसमें बताया। जबकि जो है कक्षा अभिनय प्रणाली यह व्याकरण से संबंधित नहीं है, यह कक्षा जो अभिनय प्रणाली होती है यह किस प्रकार से संबंधित है, यह जो है कक्षा जो है अभिनय के प्रणाली से यह बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो आपका जो आंसर है नहीं वाला पूछा है तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है कि आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए है जो है बनारस है, मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है, डी है लखनऊ। देखिए सबको जो है सभी एक जो है एड्रेस है, यानी कि आपको यहाँ से सभी के यहाँ से कोई न कोई पत्रिका प्रकाशित हुई है। सबसे पहले आपको देख लेते हैं बनारस से। बनारस से देखिए, बनारस से जो है हंस नामक की एक पत्रिका है उसको जो है प्रकाशित हुई है। ये 1930 में जो है हंस नामक पत्रिका प्रकाशित हुई है। इसके जो है संपादक जो है मुंशी जो है प्रेमचंद्र जी हैं, इसको आप याद करिएगा। ठीक, और उसके बाद अगर मिर्ज़ापुर से देख लें, मिर्ज़ापुर से कौन से है, आनंद कादम्बरी जो है मिर्ज़ापुर से निकली हुई पत्रिका आनंद कादम्बरी है। जो है आनंद कादम्बरी जो है यह निकली हुई है। तो इसके साथ साथ इनके जो है लेखक की बात करें तो यह है बद्री नारायण। कौन से है, बद्री नारायण चौधरी। कौन से है, बद्री नारायण चौधरी जो है हैं, और इनको हम प्रेम घन भी कहते हैं। कौन से, प्रेम घन। ठीक, ये हो गए। और उसके बाद जो है इलाहाबाद बचता है आपका। इलाहाबाद से जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो है वह प्रतीक है। कौन सी, प्रतीक पत्रिका जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ देखें तो लखनऊ से जो है लखनऊ से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, कौन सा, तद्भव। कौन सा है, तद्भव पत्रिका जो है, इसके जो है संपादक जो है अखिलेश हैं। ठीक, देखिए आपको याद कैसे करना है, जैसे आनंद कादम्बरी जो है इसकी पत्रिका जो है निकली थी मिर्ज़ापुर से। कौन सी, मिर्ज़ापुर से। इसके जो लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। जबकि इलाहाबाद से निकलने वाली जो पत्रिका है वह है प्रतीक। कौन सा, प्रतीक। उसको याद लिख लीजिए, प्रतीक जो है, प्रतीक जो है इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका। लखनऊ से जो है पत्रिका का प्रकाशन जो है तद्भव पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, उसको आप भी नोट कर लीजिए। ठीक, जो आनंद कादम्बरी जो है मिर्ज़ापुर से है। मिर्ज़ापुर से एक और पत्रिका है जो है से नागरी नीरद कहते हैं। कौन सा, नागरी नीरद जो है, इस पत्रिका को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगले बात है आदिकाल, यानी कि जो है 5वां क्वेश्चन है आदिकाल की रचना। ऑप्शन है अखरावत से, बी है छत्रसाल दशक है, सी है दीपशिखा है, और डी है खुमार रासो है। देखिए आदिकाल जो है, आदिकाल की रचना जो है खुमार रासो के काल में की गई थी। कौन किसके, खुमार रासो के काल में जो है आदिकाल की रचना की गई थी। खुमार रासो के रचयिता जो है, इसके जो रचयिता है दलपति हैं। कौन से, दलपति विजय। क्या नाम है, दलपति विजय इनका पूरा नाम है। ये आदिकाल की रचना किए हैं। इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो जो है दलपति विजय हैं। और साथ ही साथ देखें आदिकाल की अन्य रचना की बात किया जाए तो आदिकाल में जैसे पृथ्वीराज रासो की भी है, परमाल रासो की भी है, और साथ साथ विसल देव रासो की भी है, जो है आदिकाल की रचना की गई है।
अगला क्वेश्चन देखें, अगला है 6वां है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन। देखिए जब आप जो है टीचिंग किए होंगे तो उस समय आपको जो है लेसन प्लान, जिसे हम पाठ्य योजना कहते हैं, पाठ्य योजना बनाने को आपको मिला होगा। तो पाठ्य योजना में किस प्रकार से हम पाठ्य योजना बनाते हैं कि जो है कि हमको किस प्रकार से वहाँ पढ़ाना है, तो इसमें जो है पाठ्य उद्देश्य जो है पाठ्य योजना में जो है उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन जो है आता है किसके बाद आता है, यानी कि जो है उद्देश्य कथन जो है पूर्व ज्ञान के बाद और प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। यानी कि जो उद्देश्य कथन है, जो शिक्षण गद्य शिक्षण जो है पाठ्य सामग्री है, पाठ्य योजना है, उद्देश्य कथन आता है। कौन से उद्देश्य कथन आता है? यह आता है प्रस्तावना के बाद आता है। उद्देश्य कथन कब आता है? यह प्रस्तावना के बाद आता है। यानी कि प्रस्तावना के जब प्रश्न आप पूछ लेते हैं तो आपका एक उद्देश्य आता है कि बच्चों हमको आज जो है कि कोई कविता पढ़ना है, हमारा यह हमें उद्देश्य होता है। इस तरह की रूपरेखा हमको बताना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो है आप कह सकते हैं कि जो है उद्देश्य प्रस्तावना पश्चात के बाद आता है, प्रस्तावना प्रश्न के बाद। ठीक, देखिए 7वां प्रश्न है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी भी शब्द को अर्थ अगर बताना है तो उसका जो है वाक्य प्रयोग अगर आप करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके ऑप्शन है वाक्य प्रयोग, वाक्य जो व्याख्यान है, और उसके बाद भ्रमण है, चित्र निर्माण है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन बेहतरीन साबित होगा। जैसे कि वाक्य प्रयोग अगर आप करते हैं, किसी शब्द को अगर वाक्य प्रयोग के भाव से अगर स्पष्ट करते हैं तो वह अधिक निर्देशित होने का जो है तात्पर्य रखता है, यानी कि अधिक जो है प्रभावी आपको साबित होगा जब वाक्य उसका प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला है 8वां है निरामिष से किसे कहते हैं। देखिए अब ये सभी जो है कुछ न कुछ कहे जाते हैं। यहाँ पे निरामिष यानी कि मांस रहित भोजन, कौन सा? ये वाला जो है ऑप्शन आपका सही है कि मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। जबकि मोक्ष का इच्छुक, जो मोक्ष का इच्छुक होता है, इच्छुक कहते हैं कि मिच्छुक कहते हैं। कौन सा? मिच्छुक, मुमुक्ष, क्या कहेंगे? मुमुक्ष। इसको मोक्ष का इच्छुक, मुमुक्ष। रात्रि में विचरण करने वाला जो होता है उसे निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर। निशाचर, इसको आप नोट कर लीजिए। निशाचर जो है रात्रि में विचरण करने वाला। और मृत्यु का इच्छुक जो है, मृत्यु का इच्छुक को क्या कहते हैं? मुर्मूसा। मुर्मूसा जो है, मुर्मूसा जो है मृत्यु का जो है इच्छा करने वाले को मुर्मूसा कहते हैं। मांस रहित भोजन जो है निरामिष कहेंगे। मोक्ष का इच्छुक मुमुस कहेंगे, जिसे कि मुमुक्षु या इसको कह सकते हैं। ठीक, रात्रि में विचरण करने वालों को कहेंगे निरामिष, निशाचर कहेंगे। निशाचर जो है यहाँ पे लिख दिया हमने, निशाचर होगा। और मृत्यु का इच्छुक मुर्मूसा होगा। ठीक, सवाल है 9वां है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर हो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी के लिए जो है 1972 ईस्वी में मिला था। किसमें? 1972 में मिला था। जबकि सर्वप्रथम पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसको? सुमित्रा नंदन जो है नंदन पंत को मिला था। किसमें? जो है 1968 में सबसे पहले जो है कि किसमें मिला था? हिंदी भाषा पर मिला था। किस पे? हिंदी भाषा पर जो है सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ प्रथम पुरस्कार अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला था। किस पे? 68 में मिला था। जबकि इनकी जो है अगली कृति चिदम्बरा के लिए इनको जो है जो चिदम्बरा है, कौन सी? चिदम्बरा के लिए इन्हें जो है 1978 में, किसमें? 1978 में जो है इनको मिला था जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला है 10वां क्वेश्चन शहद। यहाँ पे शहद होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। शहद, कौन सा? शहद शब्द जो है, शहद शब्द है तो यहाँ तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। ये देखिए एक तरह से आगत शब्द है। कौन सा? आगत शब्द। कौन सा? आगत जो है आगत शब्द है, यानी कि आने वाला शब्द जो बाहर से आया हुआ। देशज शब्द जो देश से जो हुआ। तो इस प्रकार कहा जाता है। तत्सम शब्द को कहा जाता है तत् के समान, यानी कि संस्कृत के समान। तद्भव को जो है तत्सम के समान, यानी कि जो तत्सम से निकला हुआ जो शब्द होगा तद्भव होगा। इस प्रकार से हम इसको नोट करते हैं। ठीक, अगला देखें 11वां है वनिता का प्रयोग किस
अर्थ में होता है, जो वनिता होता है, वनिता के अर्थ जो है स्त्री के रूप में प्रयोग होता है। किसमें? स्त्री, यानी कि वनिता जो होती है स्त्री के जैसे कि प्रयोग के यह पर्यायवाची के रूप में है कि वनिता का पर्यायवाची देखा जाए तो स्त्री है, स्त्री का पर्यायवाची में यह प्रयोग होता है। जैसे कि स्त्री में और भी आ जाएगा, जैसे कि नारी भी आ जाएगी और एक कलत्र भी आ जाएगा। कौन सा? कलत्र आ जाएगा, त्रिया आ जाएगा, त्रिया के साथ साथ वामा आएगा, क्या? वामा आएगा, कांता आएगा, ठीक, कांता आएगा। ये सभी जो है वनिता के पर्यायवाची के रूप में नोट किए जाते हैं। अगला शब्द है मुकुंद का पर्याय। देखिए मुकुंद का यहाँ पर्यायवाची पूछ लिया है। मुकुंद का पर्यायवाची क्या होगा? मुकुंद का पर्यायवाची आपको बता दें विष्णु है। कौन सा? विष्णु जो है मुकुंद का पर्यायवाची है। जबकि जो इसके और भी पर्यायवाची अगर देखें आप नोट कर लीजिए, जैसे कि पुंडरीकाक्ष है। कौन सा? पुंडरीकाक्ष है, ठीक। उसके बाद से जनार्दन है, जनार्दन है, चक्रपाणी है, चक्र पाणी जिसे चक्रपाणी कहते हैं। उपेंद्र है, कौन सा? उपेंद्र है। उसके बाद चतुर्भुज है, गरुध्वज है, विश्वभर है। ये सभी जो है ये मुकुंद के पर्यायवाची हैं। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो आप देखिए 13वां है काहेरी नलिनी तू कुम है लानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो यह जो है किस पंक्ति के रचनाकार हैं? किसके हैं? यह जो है पंक्ति के रचनाकार जो है यह कबीरदास की रचना है। कौन से? किसकी है? कबीरदास की रचना है। इसमें जो है कबीरदास ने जो है इस पंक्ति में जैसे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। जैसे कि धर्माडंबर के विरोधी के समाज में जैसे सुधारक के रूप में, समाज के सुधारक के रूप में इन्होंने यह इस जो है लाइन में काम किया है। तो यह कौन सी पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है संग्रह, यानी कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनका निबंध संग्रह कौन सा है? यानी कि जो है चिंतामणि। कौन सी? चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध संग्रह है, जो शुक्ल जी ने इसको बताया था। जबकि इनके और भी देखें जो रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने और भी बताया था, जैसे कि जो मित्रता है, मित्रता के साथ साथ क्रोध है, क्रोध के साथ साथ श्रद्धा है। कौन सा? श्रद्धा है और भक्ति है। ये सभी इनकी जो है एक जो है कविता है। जबकि जो है आलोक पर्व, यहाँ पे एक बात करें तो आलोक जो पर्व होता है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जो आलोक पर्व जिसे कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो अगला देखें, अगला यहाँ पे है कि 15वां क्वेश्चन है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है शुद्ध है? देखिए यहाँ पे 2 युग्म दिए गए हैं, दोनों युग्म में एक ही युग्म शुद्ध है। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो बारात जो लिखा गया है तो बारात में किस तरह से रहेगा? बारात, तो इस तरह नहीं, बारात रहेगा। कौन सा रहेगा? आप देखिए सबसे पहले होगा वारात होता है। कौन सा? वारात। इस तरह होता है वारात, बारात नहीं होता है। बारात होता है, ब रहेगा, आग मानता नहीं, बारात नहीं रहेगा, बारात रहेगा। बारात के साथ साथ यहाँ पे वसंत रहेगा। कौन सा? वसंत। तो स पे अंक की मात्रा रहेगी। तो जो है वसंत हो गया और बारात हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस ऑप्शन में जो है मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है बारात जिसे हम कहेंगे और वसंत कहेंगे, बारात और वसंत जो है मैच करेगा। अब देखिए 16वां है अर्धस्वर। अर्धस्वर आप जानते हैं कि जो है य और व को हम अर्धस्वर के रूप में लिखते हैं। कहीं कहीं जैसे कि अगर हम मात्रा अगर जो है बनाना चाहें तो अर्धस्वर का, तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जब हम य को लिखते हैं तो य को कैसे लिखते हैं? य को हम मिला के कैसे लिखते हैं? आ लिखते हैं प्लस ई लिखते हैं। य देखिए जब संधि विच्छेद करते हैं तो वहाँ पे आ ई के स्थान पे हम जो है कि यह लिखते हैं, आ और ई के जोड़कर हम यह लिखते हैं। जबकि वह जो है वह और आ प्लस उ को मिला के बनता है, वह जो है बनता है, वह जो है बनता है आ प्लस उ को मिला के बनता है। यानी कि जो संधि विच्छेद होगा वहाँ पर आ और अगर उ आएगा, यानी कि लास्ट के अंत में और शुरुआत के शब्दों में आ और उ आता है, तो इस प्रकार का जो स्वर होगा वो अर्ध स्वर के रूप में इसको हम बोला जाता है। ठीक। अगला है 17वां है चोर की दाढ़ी में तिनका। मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका मतलब वहाँ पे अपराध के जो है शंकाग्रस्त हो रहा है, यानी कि अपराध जो है किसी न किसी प्रकार के उसमें जो है तर्क नहीं लगेगा, वहाँ पे तर्क बिल्कुल नहीं लगेगा। वहाँ पे अपराध को एक शंका के रूप में देखा जाएगा, यानी कि अपराध जो है यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा। अपराध का शंकाग्रस्त होना जो है चोर के दाढ़ी में तिनका होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 18वां है
एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी कि वाक्य अगर आप दोहराते रहेंगे तो यह एक पृष्ठपेषण के रूप में होगा। कौन सा? पृष्ठपेषण के रूप में, यानी कि बार बार कही बात को अगर दोहराते रहेंगे तो वाक्य के लिए हम पृष्ठपोषण प्रयोग करेंगे। जबकि जो प्राकथन होता है, प्राकथन को हम यह भूमिका के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन सा? भूमिका के रूप में प्राकथन को। और प्रस्तावना जो होता है यह एक प्रकार का आप शीर्षक है। कौन सा? शीर्षक, जो यानी कि जब प्रस्तावना का प्रश्न या प्रस्तावना को स्टार्ट करेंगे वह एक भूमिका के रूप में काम करेगा, यानी कि हम भूमिका से पहले जो है, प्राकथन से पहले जो है एक शीर्षक का काम जो है प्रस्तावना करता है। तो प्राकथन भूमिका का काम करेगा और पृष्ठपेषण जो है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वह पृष्ठपेषण के अंतर्गत आता है। अगला है 19वां है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण के दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, यानी कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि किस संवर्ग में आती है। बुद्धि एक व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक विशेषण है। क्या? विशेषण। विशेषण को, जैसे बुद्धि जो है एक प्रकार की विशेषता बता रहा है कि वह कौन से विशेषण है, यानी कि उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वह कितना जो है उसके पास बुद्धि है, कितना वह तेज है, कितना प्रतिभाशाली है, कितना वह मंद बुद्धि का है। वह एक प्रकार की समझिए वह उसकी विशेषता बता रहा है, न कि यहाँ पे संज्ञा न है कि संज्ञा न बता रहा है, उसका नाम भी नहीं बता रहा है, सर्वनाम भी नहीं बता रहा है, उसका क्रिया भी नहीं बता रहा है, जबकि वह जो है उसका विशेषण जरूर बताता है बुद्धि। ठीक। अगला देखें तो अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, छत से गिरी ईंट वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे जो है से का उपयोग हुआ है। आप जानते हैं कि से का उपयोग जो है अपादान कारक में से का उपयोग जो है अलग करने के लिए, यानी कि जो है अपादान कारक होगा। अपादान कारक यानी कि किसी वस्तु से अलग हो रही है, यानी कि छत से ईंट गिर रही है तो यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होगा, यानी कि छत से ईंट गिरना का कारण अपादान कारक होगा। संबंध में जो है संबंध बताना, अधिकरण में होता है, में पर होता है, संप्रदान मतलब में अंदर, यानी कि साथ में लेकर। ठीक। तो इसको इस तरह से आप इसको समझ के चलिएगा। अब अगला है कि महोर्मी, यह संधि विच्छेद है। यह एक किस प्रकार की संधि विच्छेद है? महोधर्म उर्मी। कौन सा है? महाधन उर्मी। कौन सा है? महाधन और उर्मी लिखेंगे। कौन सा? उर्मी, महाधर उर्मी। अब यह जो है आ है और प्लस जो है ऊ है, बड़ा ऊ, आ और बड़ा ऊ मिलाएंगे, बड़ा आ है, जो बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलाएंगे, यहाँ पे ओ बनेगा। कौन सा? ओ बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहर्मी, महाधर उर्मी। तो मोहर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधर उर्मी। इसी प्रकार गंगाधन उर्मी तो गंगोर्मी हो जाएगा। इस प्रकार के संधि विच्छेद जो है। ठीक। अगला देखें समष्टि का विपरार्थी शब्द, यानी कि 22वां क्वेश्चन है। 22 में विशिष्टि और अशिष्ट, विशिष्ट, अशिष्ट और शिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि, ये सभी 4 शब्द दिए गए हैं। समष्टि का देखिए, समष्टि का जो है विपरार्थी होगा। कौन सा विपरार्थी होगा समष्टि का? समष्टि का व्यष्टि होगा। कौन सा? व्यष्टि जो है, ये जो है विपरार्थी जो है समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको नोट करना है, विशिष्ट जो है विशिष्ट का सामान्य होगा। क्या होगा? विशिष्ट का सामान्य नोट कर लीजिए। अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा। कौन सा? अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा। अपुष्टि का पुष्टि हो जाएगा। कौन सा? अपुष्टि का पुष्टि हो जाएगा। जबकि समष्टि का जो है समष्टि का हो व्यष्टि हो जाएगा। कौन सा? समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला है 23वां है, करपट का तद्भव है। करपट मतलब क्या होगा? एक प्रकार के कपड़ा, यानी कि करपट का मतलब है कपड़ा से संबंधित। तो यहाँ पे जो है कपड़ा तद्भव हो जाएगा। जो करपट है यह तत्सम है। कौन सा? तत्सम है। कौन सा? ये तत्सम है। और जबकि करपोट कपड़ा, ये कर्पूर जो है, कपूर होता है, कर्पूर होता है, कर्पूर जो है कर्पूर इसका तत्सम है। ये तद्भव, कपूर जो है तद्भव, एक तरह जो है कपूर जो होता है जो है एक प्रकार का जो है तद्भव है। जबकि कपूर का जो तत्सम होगा कर्पूर होगा। कौन सा? कर्पूर होगा। तो यहाँ पे करपट का हमसे पूछा है तो करपट का कपड़ा होता है, करपट का जो है तद्भव कपड़ा होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला है कि 24 है, रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय आप जानते हैं कि जो शब्द के अंत में लगकर जो है एक जो है सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो यह प्रत्यय होता है। यहाँ पे रमणीय जो शब्द होगा, रमणीय में देखिए रमण धन ई अनीय। कौन सा? रमण धन अनीय, यानी कि रमणीय हो जाएगा। तो यहाँ पे अनीय प्रत्यय लगेगा। कौन सा? अनीय प्रत्यय यहाँ पे लगेगा। जो रमणीय में लगा हुआ है प्रत्यय है अनीय प्रत्यय। ठीक। अगला जो है तो अगला जो है 25वां है,
बोरव बोरव सबय रघुवंश की धार कुठार की धार में बारन बज सरथ्य है। ठीक, उसके बाद बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा। ये सरहत्ती ना होकर यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सरमथ कौन से है, सरमथ्यही, कौन सा सरमथ्यही, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे रस से पहले जो है एक म छूट गया है, यहाँ पे सरमथ्यही, यहाँ पे म यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक, देखिए इस वाक्य में कौन सी पंक्ति है, यह देखिए एक प्रकार की रौद्र रस की पंक्ति है। कौन सी रौद्र रस की पंक्ति है? आप जानते हैं कि रौद्र रस का अस्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। कौन सा? क्रोध होता है। यह पंक्ति जो है रौद्र रस की है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस दो दायक फल चार। यह जो है एक प्रकार का दोहा है। कौन सा? यह एक प्रकार का दोहा है। इसमें आप देखेंगे कि जो पहला और जो तीसरा चरण होता है, यानी कि पहला और तीसरे चरण में जो है 11 जो है पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं, कौन कौन सी 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11 मात्राएं, कौन कौन सी 11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा में होती, जबकि सोरठा जो होता है यह दोहा का उल्टा होता है। यानी कि इसके में जो है ये जो है जो कंडीशन है, यानी कि जो पहले और तीसरे में यहाँ पे 13 मात्रा है, वहाँ पे सोरठा में 11 होंगी और दूसरे चौथे में 13 होगी, इस सोरठा के अंतर्गत। तो दोहा हमको पढ़ना है, तो दोहा में क्या था, पहले में 13 मात्राएं हैं, तो 13 मात्रा कैसे गिनेंगे? देखिए श्री जो है यह 2 मात्रा काल का है, और गुरु में जैसे कि एक गुरु गु का है गया, 2 का र का हो गया, यानी कि यहाँ पे 5 मात्रा काल, चरण में 3 मात्रा काल है, सरोज में जो है ये 4 मात्रा काल है, रज में जो है 2 मात्रा काल। आप इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 3 जो है 11 2 है 13, इस तरह से 13 जो है मात्राएं इसमें शामिल होंगी। ठीक, तो इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की मात्राएं आती हैं। ठीक, तो अगला देखें, तो यहाँ पे अगर रोला की बात करें, तो जो रोला है, रोला जो है रोला की बात करें तो रोला में जो होता है यहाँ पे 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, जबकि बैरव्य में इसमें 7 मात्राएं होती हैं। यति एक प्रकार की यति होती है, इसमें 7 मात्रा होती है। अगला देखें तो अगला है 27 का है वाक्य शुद्ध है, यानी कि इसमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। पहला है मोहन और गीता गा रहे हैं, बी है गीता और मोहन गा रहा है, और सी है मोहन और गीता गा रहे हैं, डी है मोहन और गीता गा रही हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य ये अनुभव होता है कि यानी कि सी वाला मोहन और गीता गा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है दो लोग हैं, तो यहाँ पर रहा है रही है नहीं होगा, तो रहे हैं, यानी कि एक से अधिक की जो है बोध हो रहा है, तो यहाँ पे रहे हैं का प्रयोग होगा। जो 28वां क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है, यानी कि जो है हिंदी यानी कि सबसे अंत की जो है शब्द कौन सा आएगा उसको पहले बताना है, यानी कि सबसे अंत वाला शब्द पहले लिखना है और जो पहले आ रहा है वह बाद में लिखना है। देखिए आधा का मतलब का जो है ये आधा है, आधा मतलब का है, का वर्ण है, इसके साथ अगर आ लगेगा तो वह पूर्ण वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, पहले का, ठीक, का के बाद अब क्या आएगा, इसके बाद जो है आने वाला जो शब्द है वह किसी प्रकार का अगर री है या किसी मात्रा का बोध हुआ है तो उसका होगा, का के बाद री। तो यहाँ पे अगर नोट करें तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए सबसे पहले कृषाणु आएगा, कौन सा कृषाणु आएगा, कृषाणु के बाद कृषक आएगा, कृषक के बाद क्रम आएगा, क्रम के बाद क्लीव, क्लीव जो है सबसे अंत में आएगा, कौन सा क्लीव जो है आपका 28वां का जो है उत्तर होगा, जो अंत में आएगा क्लीव आएगा, कौन सा क्लीव जो है सबसे अंत में आएगा। उसके बाद अगला देखें 29वां क्वेश्चन है, चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है। चराचरम एक प्रकार का देखा जाए तो यानी कि एक प्रकार का देखें तो चर और अचर, चराचरम का मतलब हो गया चर और अचर, चराचरम क्या हो गया, चर और अचर। तो यहाँ पे अगर पाया जाए तो आपको द्वंद्व समास में आते हैं, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और का जो है प्रयोग होता है, तो द्वंद्व समास आएगा। जैसे कि अगर और एग्जाम्पल देखें, जय पराजय अर्थात जय और पराजय, जय और पराजय, सीताराम, सीता और राम, सीता अर्थात राम कह सकते हैं, सीताराम, इस प्रकार के शब्द में जैसे द्वंद्व समास आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक,
अगला देखें तो अगला है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे एक प्रकार का जो है अभी शब्द लगेगा, कौन सा, आ नहीं होगा, अभी जो है अभी उपसर्ग होगा, कौन सा, अभी उपसर्ग होगा। तो आपको यह क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और यहाँ तक जो है आप पहुँचे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।